हाँ यही स्टार्टिंग ही है ये, और बाद में मान लो तुम्हें सर वहाँ पे A11 आएगा ना? हाँ यहाँ पे A11 आएगा। अगर मान लो तुम्हें इस रो के अबाउट चाहिए तो वो भी तुम कर सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग है, इसको इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना एंड ऐड करके लिख देना, तो इस डिटर्मिनेंट का क्या मिल जाएगा, एक्सपांशन। क्लियर? क्लियर है? यस सर। मतलब कोई भी रो लो एंड उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उस रो के, उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड ऐड करके लिख दो, तो वो हमें क्या दे देगा, उस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। वैसे ही अगर मान लो हम 3x3 की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ले ली एक, या डिटर्मिनेंट ही चलो डायरेक्ट ले, मैट्रिक्स तो पता है हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। तो इसमें अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन की, एक्सपांशन तो हमें आता है, और अगर कोफैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो मान लो हम पहली वाली रो ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। तो इनका जो सम है हमें इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन दे देगा। अगर मान लो तुम्हें कॉलम कंसीडर करना है तो कॉलम ले सकते हो, या कोई दूसरी रो कंसीडर करनी है तो वो ले सकते हो, बस वहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे उस रो के या कॉलम के, उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमें उस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन दे देगा। क्लियर? क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, अगर किसी को ऐसे लिखना है तो वो भी लिख सकता, A31 A इंटू C31 A32 इंटू C32 A33 इंटू C33। लिखो जल्दी। तो कोफैक्टर के टर्म्स में क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे होगा? यस सर। हाँ बेटा, सारे रोज के टर्म्स में लिख सकते हैं हम। मिडल सेकंड वाली रो लेनी तो वो ले लो, कॉलम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कॉलम वाले। ठीक है, और जो तुम्हें इसका एक्सपांशन आता है वो तुम रो के अबाउट करते हो, जैसे कि ये एक्सपांशन आता होगा सभी लोगों को, A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, है ना, इस रो के अबाउट कर रहे हैं, तो A11 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस A12 इंटू क्या आ जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A23 इंटू A31 प्लस A13 क्या हो जाएगा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये तुम इस रो के अबाउट करते हो, वैसे ही इस रो के अबाउट भी कर सकते हो, और ये जो आता है ना, ये A11 इंटू दिस, ये है C11 है, A11 का कोफैक्टर है। फिर उसके बाद A12 के साथ ये जो माइनस टाइम्स ऑफ दिस आ रहा है, ये C12 है, C12 है, A12 के साथ जो ये आ रहा है ना, ये C12 है, यानी ये जो आ रहा है ये C13 है। ऐसे तुम कॉलम के अबाउट भी एक्सपांड कर सकते हो, बस क्या करना है, A11 इंटू C11 A
A21 इंटू C21 एंड A31 इंटू C31 करना, ठीक है, ऐड कर देना। तो किसी भी रो के अबाउट एंड किसी भी कॉलम के अबाउट अब हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। उसके पहले बस तुम्हें एक ही चीज पता थी, इस रो के अबाउट एक्सपेंड करना। जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट है ना 3x3 को एक्सपांड करने का, वो इस रो के अबाउट है। अब हम रो किसी भी रो के अबाउट एक्सपांड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नाइस। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट and its transpose is always same. Value of the determinant of any matrix, कर लेना, of any square matrix ऐसे लिख लेना। Value of the determinant of any square matrix and its transpose is same। तब मान लो ये कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं n क्रॉस n की, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। देख लो, मान लो हम ये ले रहे हैं A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक। अब इसको एक्सपांड करना चाहो तो इस रो के अबाउट कर सकते हैं, तो A11 इंटू क्या आ जाएगा C11 प्लस A12 इंटू C12, एंड ऐसे अगर तुम इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लोगे तो ये A11 A12 एंड A21 A22। तो इसमें भी देख लो, अब इस कॉलम के अबाउट हम एक्सपांड कर सकते हैं, तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, यही आएगा। क्लियर? तो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिखा था। फाइनली हमें ये याद रखना है, ए ट्रांसपोज एंड ए मैट्रिक्स जो है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी। फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी if we interchange any two rows or columns, any two rows or columns then value of the determinant changes by its sign, चेंजेस बाय इट्स साइन। मतलब अगर पहले प्लस आ रही होगी और हमने दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, रो को रो के साथ करना है, ठीक है, ये नहीं कि रो एंड कॉलम को कर रहे हैं, नहीं, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम को कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसका साइन चेंज कर लेगी। अगर पहले प्लस आ रही होगी तो बाद में माइनस आ जाएगी, या पहले माइनस आ रही होगी तो बाद में प्लस हो जाएगी। जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। पर ये ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट, अगर हमने मान लो इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज किया, तो ये A21 A22 A23 A11 A12 A13,
अगर हमने ऐसा किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साइन से चेंज हो जाएगी। मतलब अगर पहले ये डिटर्मिनेंट ए आ रहा था तो अब माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आएगा। क्लियर है? ऐसे ही कॉलम के साथ होगा। अगर तुमने दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तो उसकी वैल्यू माइनस से चेंज हो जाएगी। दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, वैल्यू माइनस से चेंज हो जाएगी। ठीक है? और ऐसे ही हमने मान लो और एक बार इन दोनों रो को चेंज किया तो फिर से उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आ जाएगी। हाँ सर। है ना? हो गया? यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, if elements of any row or column are zero, if elements of any row or column are zero, then value of the determinant कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। डिटर्मिनेंट इज सो जीरो। तब किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स अगर जीरो है, ये वाला डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है? क्योंकि अगर हम इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो जीरो इंटू इसका कोफैक्टर, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर एंड जीरो इंटू थर्ड वाले का, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? जीरो। मतलब डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन भी जीरो। ठीक है? तो किसी एक रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। लिख लो जल्दी। डन सर। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, if any two rows or columns, if elements of any two rows or columns are proportional to each other, then value of the determinant is जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो रीजन भी देख लो। यहाँ पे ये है 1। मान लो दो प्रोपोर्शनल है, मीन सेम भी हो ही सकता है कि नहीं? किसी भी दो रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट सेम भी हो सकते, तब भी प्रोपोर्शनल रहेंगे। या तो अगर ऐसे भी होंगे, पहले सेम वाला देख लेते, 1 1 1, यहाँ पे 2 3 4, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है जीरो। कैसे आती है तो ये देख लेना, ये 1 1 1 1 1 1 2 3 4। अब एक काम करते हैं, इस रो के एलिमेंट को यानी इस रो के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है? आपस में अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके साइन से चेंज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ये फर्स्ट है। अब हमने क्या किया, ये कर दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, 1 1 1 1 1 1
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट है, आ जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम रिलेट करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट ए दिख रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हाँ। पुट कर देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, एक तरफ लेके आ जाओ तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब अगर दो कॉलम के या दो रो के एलिमेंट आपस में प्रोपोर्शनल है या सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज किया, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज किया है। रो 1 R1 मतलब रो 1 एंड R2 मतलब रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया है, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके साइन से चेंज हो जाएगी, तो माइनस डिटर्मिनेंट है। लेकिन अगर आपस में चेंज भी कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट ए ही बन रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट है। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए 0 मीन्स डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा। क्लियर, तो लिखो डाउट है तो पूछ लो। डन सर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे भी अगर होंगे तब भी 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 अगर ले रहे हैं तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अभी इसका रीजन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। यहाँ पे हम 2 को बाहर ले सकते हैं, तो ये 1 1 1 ये 1 1 1 बन जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर की। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई determinant by any scalar quantity by any constant, if we multiply determinant by any constant k, then elements of one of its row or one of its columns are multiplied by k, फिर से एक बार पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। इफ वी मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बाय कांस्टेंट k, देन एलिमेंट्स ऑफ वन ऑफ इट्स रोज और वन ऑफ इट्स कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय k। सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड नहीं होंगे जैसे मैट्रिक्स में होता था, मैट्रिक्स एक अलग चीज है। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट a है, a11 a12 a21 a22, अगर हम इसको स्केलर k से या कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके या तो एक रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना उससे, या एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह आ जाएगा a22, या तो मान लो कॉलम के एलिमेंट्स को करना है, या इस सेकेंड रो के एलिमेंट्स को करना है, तो ऐसे कर सकते, बस किसी एक रो एक के एलिमेंट्स को या एक कॉलम के एलिमेंट्स को करना है। एंड कॉमन भी लेना है, तो वही अगर रो के एलिमेंट्स में या कॉलम के एलिमेंट्स में हमें एक चीज ऐसी दिख रही है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे बाहर, जैसे कि यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के,
तो रो 1 में से के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे के, यहाँ पे के, तो कॉलम 1 में से के बाहर आ जाएगा। उसके लिए के का सारे एलिमेंट्स के पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसी से अब ये देखो, इस डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 या 2 4 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0। क्या इस रो से हम 2 को बाहर ले सकते हैं क्या? कॉमन हाँ सर। है ना, इस रो से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 5 7। तो देखो दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, एंड दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी? 0। क्लियर? तो जिस तरीके से अगर हम के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, या तो एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे ही अगर हमें किसी रो में या किसी कॉलम में कोई चीज कॉमन दिख रही है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। क्लियर है 5th नंबर की प्रॉपर्टी? सारे एलिमेंट्स Yes, मल्टीप्लाई sir. नहीं होंगे, वो होता है मैट्रिक्स में। लिख लो तो Sir, previous. लो ना 1 मिनट। हो Done. गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर की प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे लिखना, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ value of the determinant of skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of odd order। odd order मतलब ये 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 etc। value of the determinant of skew symmetric matrix of odd order is 0, ठीक है। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। अब ऐसा क्यों होता है? ऑड ऑर्डर के लिए बस ध्यान रखना, ये नहीं कि इवन है तो तुम 0 कर रहे हो, नहीं, ऑड ऑर्डर के लिए। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 आ जाता है। कौन बताएगा रीजन? प्रॉपर्टी से। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो है ना, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 0 माइनस ए, सॉरी 0 ए बी, यहाँ पे माइनस ए, यह आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोलो। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक काम करो, इसमें से पहले वाले रो में से माइनस को बाहर ले लो, दूसरे वाले रो में से माइनस को बाहर ले लो, एंड तीसरे वाले रो में से माइनस को बाहर ले लो। तो माइनस कितनी बार बाहर आ रहा है? 3 बार। -1 का क्यूब। तो पहले वाले में से बाहर लिया तो ये 0 ए बी, दूसरे वाले में से बाहर लिया, यहाँ पे ए था, अब ये माइनस ए बन जाएगा, ये यहाँ पे माइनस सी था, सी बन जाएगा, यहाँ पे बी था तो माइनस बी बन जाएगा, यहाँ पे सी था तो माइनस सी, यहाँ पे 0, ये बन जाएगा।
एंड हमें ये पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वली होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वली आ रहा है, एंड -1 का क्यूब माइनस होता है -1, तो ये देख लो ये आ गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। क्लियर? सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख दिया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, ए का डिटर्मिनेंट लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो इसकी जगह पे डिटर्मिनेंट है, एंड ये जो गिवन है ये डिटर्मिनेंट ए ही है, डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, तो लिख लो। तो जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। Done. लिखो। हो गया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर की प्रॉपर्टी, 7th की। सिमेट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called as singular matrix। is called as singular, and जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, वो भी लिख लेना सेम है। and whose determinant is not 0 is called as नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हो गया? अब 8 नंबर की प्रॉपर्टी, अगर दो डिटर्मिनेंट को हमें ऐड करना है, दो डिटर्मिनेंट को अगर ऐड करना है तो उसकी जगह पे Δ1 Δ2 ले रहे हैं। अब ए बी सी डी एंड Δ2, पहले तो ऑर्डर तो सेम होनी चाहिए, एंड उसके बाद ये होना चाहिए किसी एक रो के, मतलब जिसके अबाउट, पहले ये लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐड कर देते हैं फिर बताता हूँ। Δ1 + Δ2, यहाँ पे ये ए बी एज इट इज रहेगा, एंड बाद में जिस रो के एलिमेंट्स सेम नहीं हो उनकी आपस में हो जाएगी एडिशन। तो अगर हम रो के टर्म्स में बात करें, यहाँ पे 2 रो है, 2 रो के लिए बात करते हैं अभी, है ना, इसमें 2 ही रो है, तो एक रो के एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड दूसरे रो के एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए, तब जाके इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। एक रो के एलिमेंट्स को सेम होना यहाँ पे जरूरी है, तब जाके हम दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड करके Δ1 + Δ2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये भी एलिमेंट्स अलग अलग रहते,
यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एच, तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर सिंपली क्या कर देना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 चाहिए ना, इसको एक्सपांड कर दो, इसको एक्सपांड कर दो, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू अलग से निकालो, इसकी वैल्यू अलग से निकालो एंड ऐड कर दो। ठीक है, वैसे ही 3x3 के लिए होगा। अब ऐसे ही लिख लेना, इसमें लैंग्वेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा 1 ए बी सी या A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, डेल्टा 2, बस किसी एक रो के एलिमेंट्स ही चेंज होने चाहिए, बाकी दोनों के अब यहाँ पे सेम होने चाहिए। मान लो हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को सेम ही रख रहे हैं, एंड पहले वाले के चेंज, यहाँ पे A4 B4 C4, तो इन दोनों को अब हम ऐड कर सकते हैं। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसमें क्या हो जाएगा, रो 2 एंड रो 3 के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, और जिस रो के एलिमेंट्स अलग अलग थे उन रो के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये A1 प्लस A4, B1 प्लस B4 एंड C1 प्लस C4। ठीक है, अगर एडिशन यहाँ पे पॉसिबल होनी है तो ये सब होना जरूरी है। ऐसे ही कॉलम में भी होगा, 2 कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड तीसरे के अलग अलग होने चाहिए, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो जब एडिशन होगी, जिन 2 कॉलम के एलिमेंट सेम थे वो 2 कॉलम एज इट इज रहेंगे एंड वो थर्ड के अबाउट एडिशन हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर मान लो ऐसा नहीं है, दूसरे रो के एलिमेंट्स भी अलग अलग है, चेंजेस है उसमें, सेम नहीं है, तब तो फिर क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलग से निकालो, इसकी वैल्यू अलग से निकालो एंड डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख लो। ठीक है, तो अगर इसी का उल्टा हम करेंगे, ये तो हो गया 2 डिटर्मिनेंट गिवन है, उनका एडिशन कब कर सकते हैं। अब हमें मान लो ऐसा गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए ले रहे हैं a प्लस बी सी प्लस टी एंड यहाँ पे ई एफ है, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जो डिटर्मिनेंट आएंगे दोनों, इसमें सेकेंड वाली रो के एलिमेंट्स तो ई एफ रहेंगे, पहले वाले में इसमें क्या आ जाएंगे, ए सी, यहाँ पे आ जाएंगे बी डी। तो इस तरीके से 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिटर्मिनेंट का सम कब पॉसिबल होगा एंड किसी डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये क्लियर है या डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ये लिखना है क्या किसी को? Yes, sir. Previous page. Next. हाँ, 2x2 में भी एक ही रो या कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 ही तो है, एक ही के सेम होने चाहिए, बाकी जो दूसरी रो है उसके अलग अलग होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर अलग रहेगा तो भी चल जाएगा, जैसे मान लो कोई बोल रहा है ये 1 2 3 4 1 3 3 4, तो ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। ये देखो, सेकेंड रो के एलिमेंट सेम है तो फर्स्ट की अबाउट एडिशन होगी, तो 1 + 1 2, 3 + 2 5, ये 3 4, इस तरीके से। हो गया? Yes, sir. क्या बोल रहे हो तुम? सर AC Next एंड page. CD की जगह, समझा नहीं मैं। सर वो नेक्स्ट पेज। हाँ,
इधर जो AC और BD लिखा है ना नहीं सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, दिखने में तो अलग दिखेगा sir. वो, लेकिन जब तुम इसको एक्सपांड करोगे एंड इसको एक्सपांड करोगे एंड ऐड करके लिखोगे तो डेल्टा की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। Yes sir. हाँ बोलो। सर वहाँ पे हमने A प्लस बी ई और F और वहाँ पे हमने C प्लस डी की जगह पे D प्लस C लिखा और उसके बाद हमें उसमें तो वही तो AE मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ क्या? तुम वो लिखो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे, लेकिन बाद में जब तुम फाइनली इसको एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करोगे एंड ऐड करके लिखोगे तो उसकी वैल्यू डेल्टा के इक्वली आने वाली है। ठीक है, हाँ सर। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई डाउट इसमें? No. चलो तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा अब, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला 9th नंबर की प्रॉपर्टी है, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो वो होता क्या एक्चुअल में वो देख लो, लिखो उसको। if we add if we multiply any row by constant, if we multiply any row by constant and this product is added or subtracted, this product is added or subtracted to any other row, then value of determinant will not change. Then value of the determinant will not change. ये वैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि रो के साथ हो रहा है, एंड ब्रैकेट में लिख लेना सेम विथ कॉलम, तो वो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे उसको। सर रिपीट कीजिए। ठीक है, if we multiply any row by constant and this element this product is added or subtracted to any other row, then the value of the determinant will not change. ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ब्रैकेट में लिख लेना सेम विथ कॉलम। कॉलम में भी अगर हम ऐसा करेंगे कि किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड उस प्रोडक्ट को दूसरे कॉलम में ऐड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देख लो अब एग्जांपल ऐसा क्यों होगा। तो ये A11 या ABCD ले लेते हैं, ABCD। अब मान लो इसमें हम ये कर रहे हैं R1 में, इसको ऐसे लिखते हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस सेकेंड वाली रो को हम K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये D लिख लेना डिटर्मिनेंट। तो वहां से जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू ये डिटर्मिनेंट D के इक्वली ही आएगी। सर R2 R2 सर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, रो 1 में हो रहा है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, रो 2 के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस K इंटू सी एंड B प्लस K इंटू डी एंड ये C D। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो D के इक्वली रहेगी। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो,
ऐसे ही तुम कॉलम में भी कर सकते हो। मान लो ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तुम्हें अब क्या करना है C1 में क्या करना है, C1 प्लस या C1 माइनस, माइनस भी कर सकते हो, K इंटू C2। इसका मतलब C2 के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके C1 के एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू D ही रहेगी। वो क्या आएगा, A माइनस K इंटू बी एंड C माइनस K इंटू डी, एंड ये BD एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ऐसा क्यों होता है, बस मैं दिखा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि ये डिटर्मिनेंट डी है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये डिटर्मिनेंट ए प्लस के सी बी प्लस के डी, यहाँ पे सी एंड डी, ये आएगा। तो अब इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी सी डी प्लस के इंटू सी के इंटू डी सी डी। अब ये बताओ क्या दोनों रो के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल है? या तो एक काम करो, पहले वाले रो में से के को बाहर ले लो। अब बताओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0. 0। तो क्या ये हमें अगेन डी के इक्वली मिल गया क्या, है ना? तो इस वजह से इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा पहला वाला, यानी ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इसमें ये प्रॉपर्टीज हो गई डिटर्मिनेंट की, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। सर हाँ एक बार क्या, फोर्थ सर प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हाँ फोर्थ प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। सर उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हाँ करस्पॉन्डिंग ही प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेंगे तभी किसी एक में से एक कांस्टेंट बाहर आएगा एंड वो दोनों रो या दोनों कॉलम हमें सेम दिखेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, यस। हाँ तुम्हें क्या पूछना था प्रशांत फोर्थ में? हाँ सर, ये पूछना था। हाँ ठीक है, और किसी को कोई प्रॉपर्टी में डाउट है? एक बार देख लो सारी प्रॉपर्टीज।
हाँ बोलो भार्गव, कौन से प्रॉपर्टी में? किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, देख ली सारी प्रॉपर्टीज? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, find the cofactors of each element of, like this, इसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, जल्दी करो। हो गया? Yes, sir.
Yes, तो sir. ये 2 का, पहले इस 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब C11। तो C11 क्या रहेगा, -1 की पावर 1 + 1। तो इसके रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। तो 2 - 5 - 1 3 इसका डिटर्मिनेंट। तो ये कितना आएगा, 11। 11 आता है क्या, 6 + 5 6 1 आएगा ना। वन आता है। 1 हाँ, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 - 5 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 का निकालेंगे, मतलब C12। तो उसमें -1 की पावर 1 + 2। अब इसके रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। तो 7 - 5 8 3। तो C12 इसके इक्वल आएगा यहाँ पे, ये -1, एंड ये जब एक्सपांड करेंगे तो 21 + 40. 40, 40 तो ये 40 -61 आएगा। ठीक है, अब C13 मतलब इस 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो -1 की पावर 1 + 3, इसकी रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। तो 7 2 8 -1। तो ये -1 की पावर 4 तो 1, ये -7 -16। तो -7 -16, तो ये हो जाएगा -23। तो इसका जो कोफैक्टर है वो -23। फिर C21 ये 7 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो इसके कॉलम को भूल जाओ, इसके रो को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट, यानी -1 की पावर में 2 + 1 बचा क्या है, 3 4 -1 3 इसका डिटर्मिनेंट। तो यह आ जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 3 मतलब -1, 9 + 8 9 + 4 13। ठीक है, और ऐसे बाकी के निकाल लोगे -13 क्या आप? -13 आएगा ना। हाँ सॉरी, -13 बाकी के निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और हाँ, एक कोफैक्टर से याद आया, और एक प्रॉपर्टी वहां पे डिटर्मिनेंट में लिखनी है, थोड़ी सी जगह बची होगी तो उसमें लिख लेना। 10th नंबर की प्रॉपर्टी, if we multiply elements of any row by the cofactors of other row, and add them, then the sum is 0। मतलब ये है, अगर ये A11 A12 A13 सॉरी A21 A22 ये डिटर्मिनेंट है अपना। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो 1 ले रहे हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 के कोफैक्टर से। मतलब ये A11 को C21 से मल्टीप्लाई किया है, एंड A12 को C22 से मल्टीप्लाई किया, एंड ऐड करके लिखा है, तो ये 0 आएगा। If we multiply elements of any row by the cofactors of other row and add them, then resulting sum is 0। ठीक है, तो ये 0 आएगा। ऐसे कॉलम में भी होगा, सेम विथ कॉलम ऑल्सो, ये लिख लेना ब्रैकेट में। मतलब अगर हम ये कर रहे हैं, कॉलम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, एंड उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इस वाले कॉलम के एलिमेंट से, कोफैक्टर से, तो भी ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे 3 × 3 का ले लेते हैं।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब इसमें अगर हम पहले वाले रो को एलिमेंट को तीसरे वाले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 0 आना है। ठीक है, उसके सम को 0, ये 13 इंटू C33 ये 0 हो जाएगा। या तो सेकेंड वाले से करो तब भी 0 हो जाएगा। बस करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब वो एक्सपांशन की वैल्यू मिलेगी हमें उसकी, अदरवाइज तो फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है 10th वाला पॉइंट। अब इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, बस याद रखना इसको। अगर कोई रो है और उसको हम दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो सम 0 आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इफ x इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। हाँ कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं बोल भी तो रहा हूँ ना, कॉलम के लिए भी लिख लेना। बोला है ना मैंने कॉलम के लिए भी। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. कॉलम के लिए भी वैसे। तो ये है x, देन फाइंड 1 4 7, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट्स को ऑब्जर्व करो, तो एलिमेंट्स तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, बस पोजीशन अलग अलग है। ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हो गया, और कुछ हो सकता है क्या, या ट्रांसपोज से ही आंसर आ जाएगा ये तो, वरना वो वाली भी Excellent. प्रॉपर्टीज लग सकती है कि रो को आपस में इंटरचेंज करना, कॉलम को कॉलम के साथ, उसकी भी हेल्प ऐसे क्वेश्चंस में ली जा सकती है। एक तो ट्रांसपोज की हेल्प ली जा सकती है, देन उसके बाद रो के साथ इंटरचेंज करना, कॉलम को कॉलम के साथ। ठीक है, सर ट्रांसपोज से इजी। नहीं इसमें मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एलिमेंट्स तो हमें सेम दिख रहे हैं एंड इन दोनों में रिलेशन दिखाना है, तो ट्रांसपोज एक लग सकता है, रो को रो के साथ इंटरचेंज करना ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, एंड कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना। ठीक है, तो अभी इसको ये पता नहीं हमें क्या है, तो इसको y ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 4 7, फिर उसके बाद 2 5 8 3 6 9। अब हमने y ट्रांसपोज ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 4 7, यहाँ पे 2 3, यह आ जाएगा यहाँ पे 2 5 8, यहाँ पे 3 6 9। ठीक है, सेम दिख रहा है क्या, ये x के हाँ, इक्वल दिख रहा है, Yes, sir. एंड y एक डिटर्मिनेंट है एंड उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम ही रहती है, हाँ सर। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन,
x इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and y is equal to है 4 5 6 then find x minus y. y equal to 0. So 0. कैसे आता है बताओ? 2 बार रो को इंटरचेंज दो करने बार के बाद interchange एक आ जाता है। करके मतलब यहाँ पे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं तो हम y को x के टर्म्स में ला सकते हैं। बस रो को रो के साथ इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना, ये देखना होगा। तो ये 4 5 6 7 8 9 1 2 3। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इसको R2 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, R2 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज किया तो यहाँ पे नेक्स्ट इस पे लिख रहा हूँ, ये माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना था 5 6 1 2 3 7 8 9, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो ये जो y था ये हमें कितना मिल गया, x के इक्वल मिला, बोलो। Yes, sir. ये जो y था वो x के इक्वल मिल गया, एंड x माइनस वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 0। क्लियर? ये जो हम R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं और बाहर में माइनस लगा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू y ही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने अगर R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज किया, हम इसके वैल्यू की इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों में माइनस का डिफरेंस आएगा, लेकिन हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू दोनों के फाइनली सेम आने वाली, तो y का y ही रहेगा वो। हो गया? हो गया सर। फिर उसके बाद फाइंड x, फाइंड x और डिटर्मिनेंट हमें गिवन है क्या 1 + x 8 8 12 0 1 2 इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो।
नहीं साइमा, -6 आएगी। सेकंड का 0। हाँ सही है, सेकंड का 0। पहले का बताओ ना, लेकिन -6 आ रहा है क्या? -7 आ रहा है। -7 तो गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। देखो आता है -6 ही आता है, सॉल्व करो। -7 ही आ रहा है क्या? -6 आ रहा है। माइनस से ठीक है, 1 मिनट में कैलकुलेट करके देखता हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर लो, 4 को कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें से 4 बाहर आ जाएगा सेकंड कॉलम में से, तो वहां पे बचा रहेगा 1 2 0 2 2 1 एंड 3 3 2, ये बचा रहेगा। एंड यहाँ से देखो x एंड 4 कॉमन आएगा, तो 4x बाहर आएगा, यहाँ से x एंड यहाँ से 4, तो ये 1 1 1 2 2 3 0 1 2। अब इसमें एक चीज बता देता हूँ, तुम जब भी डिटर्मिनेंट को अब आइंदा से एक्सपांड करना है, तो एक रो में या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करो। क्या करने की? मैक्सिमम 0। उससे क्या होगा वो इसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे चलो हमें एक कॉलम में 0 लाना है या एक रो में, तो हम कॉलम में ला सकते हैं अगर हम ये करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन C1 - C2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो हम देख चुके हैं। अगर हम C1 में -C2 करते हैं तो देखो ये 0 एंड ये 0 बन जाएगा, तो एक रो में एक कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही कर दो। C1 में C1 - C2, तो देखो C1 में C1 - C2 दोनों में कर रहे हैं, और ये 4 कॉमन लेके इधर ये उससे डिवाइड कर दो 4 से इसको, तो 6 बचेगा। एंड यहाँ पे बचा रहेगा ये -1 0 0 1 1 सॉरी 2 2 3, यही बचेगा ना। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 - 2 -1 2 - 2 0 3 - 3 0, ये 2 2 3 एंड 0 1 2, यहाँ पे x। एंड जब हम वो करेंगे तो 1 - 2 -1, 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, वो मत करो, इसमें ये लगाओ। R1 में R1 - R2, तो देखो 1 - 1 2 - 2 0 बन जाएगा, यानी ये 0 -1 -1 आएगा, तो मैक्सिमम 0 बन जाएंगे। यानी यहाँ पे 1 2 1 एंड 2 3 2 ये आएगा। ये बाकी के तो सेम रहेंगे, 1 2 1 1 3 2, और ये 1 ही था। अब ये देखो एक कॉलम में हम मैक्सिमम 0 लेके आ गए, अब इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे, एंड इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0, बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -1 इंटू उसका कोफैक्टर। तो -1 इंटू उसका कोफैक्टर जब निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा?
2 1 3 2 का डिटर्मिनेंट, 1 2 1 3 2 का डिटर्मिनेंट प्लस x इंटू, अब इस रो के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो 0 इंटू उसका कोफैक्टर 0, 0 इंटू उसका कोफैक्टर 0 एंड -1 इंटू उसका कोफैक्टर। यहाँ पे माइनस कोफैक्टर लिख रहे हैं ना, तो -1 की पावर में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर में 1 + 1। ये -1 तो है, -1 की पावर में आएगा 1 + 3 एंड उसका डिटरमिनेंट तो इसका 1 2 1 3 इज इक्वल टू ये 6। ये क्लियर है क्या, बताओ पहले जो मैं कर रहा हूँ, या डाउट? हाँ अब ये देखो, ये -1 की पावर में 2 1, ये -1 और ये कितना आ जाएगा 1, तो ये -1, यहाँ पे ये 3 - 2 तो ये -x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू -7 है। ठीक है, सही था। डायरेक्टली directly एक्सपांड solve करके करेंगे। करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये आदत रखना, बोर्ड में तुम्हारे खास करके ऐसे होता है कि एक्सपांड करो, इसके अबाउट करो, उसके अबाउट करो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने होंगे। किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो अभी। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगाया, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन। रीजन था एक रो में या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 लाना, जो कि यहाँ पे किससे आने वाला है, C1 - C2 करने से, एंड यहाँ पे R1 - R2 करने से, एंड फिर उसके बाद उनके अबाउट उसको एक्सपांड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी। Next page. एंड उसके बाद क्या है, इस कॉलम के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखो, तो 0 के साथ तो 0 ही आएगा, उसका तो काम खत्म हो गया। तो बस इसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो तो उसका इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आएगा। या तो तुम डायरेक्टली भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो हमें जो रो 1 के अबाउट आता है ना एक्सपांशन, उसी के थ्रू जाओ तो भी मिल जाएगा। कौन सा रिपीट करना है चैतन्य? सर सेकंड वन। ये वाली स्टेप। यस सर। यहाँ पे क्या किया है हमने, ये यहाँ से 4 कॉमन आया, ये तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से x एंड यहाँ से 4, तो 4x बाहर आ गया। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया तो इस 4 खत्म हो गया, इधर वाला नहीं, इधर 6 बचा। अब इसको डायरेक्टली तुम एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन मान लो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो डायरेक्टली एक्सपांड करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो फिर ऐसे केस में क्या सोचना होता है कि एक रो में मैक्सिमम 0 आ जाए या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाए। तो देखो, अगर हम C1 में, कॉलम C1 में C1 - C2 का ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो 2 - 2 3 - 3 0 हो जाएगा, मतलब 2 zeros आ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 0 आ ही गए। यानी यहाँ पे ऊपर में इस वाले यहाँ इस पे क्या बचा रहेगा, 1 - 2 तो -1। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा। एंड बाद में जब इसमें हमने देखा तो जीरोस लाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तीनों 0 आने का मतलब वो प्रोपोर्शनल एलिमेंट्स होंगे, वो तो पहले ही 0 पता चल जाएगा, उसमें फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम 2 0 कैसे लाए जाए वो सोचेंगे। तो इसमें देखो, अगर हम R1 में R1 - R2 करते हैं तो 1 - 1 2 - 2 0 यानी 0 - 1 आएगा, तो ये आ गया। अब इसको एक्सपांड कर दो। ठीक है, हाँ तो डायरेक्टली करो एक्सपांड। मान लो एक को फैक्टर वगैरह से नहीं आ रहा है, तुम्हें जो सिंपली पहले वाले रो के अबाउट पता है तो उसके अबाउट करो। ये -1 इंटू क्या आ जाएगा, 4 - 3, फिर उसके बाद ये 2 इंटू
0 माइनस 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले का एक्सपांशन। फिर उसके बाद दूसरे वाले का एक्सपांशन क्या आएगा, 0 माइनस 0 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू -7। क्लियर? यस सर क्लियर है। हाँ, 0 लाना है बस, उस वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए ताकि एक्सपांशन इजीली हो जाए। वैसे यहाँ पे इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, एक्सपांशन 1 2 3 ऐसी तो नंबर से, तो डायरेक्टली भी करोगे तो भी आएगा। ठीक है, सेकंड कितना है, 0 0, क्योंकि Zero. क्लियरली दिख रहा है Zero. पहले वाले रो में से क्या बाहर आएगा, 4, एंड तीसरे वाले रो में से क्या बाहर आएगा, 5। 5. ठीक है, यही पे लिख रहा हूँ, पहले वाले रो में से 4 बाहर आएगा एंड तीसरे वाले में से 5, एंड पहली वाले रो के एंड तीसरे वाले रो के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। यहाँ से 4 बाहर पहले वाले में से, तीसरे वाले में से 5 बाहर, ये 1 2 4, ये 2 3 4, ये 1 2 4। तो देखो पहले वाले के एंड तीसरे वाले के एलिमेंट सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्लियर। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एंड आज जो तुम्हारी डीसी क्लास होने वाली है वो डीपीपी वाली, उसमें डीपीपी नंबर 33, डीपीपी नंबर 17 18 ये डिस्कस होंगे। ठीक है, सर जेपीबी की भी 17-18 होंगी क्या? हाँ वही, तुम लोगों के भी वही होगी, पहले ही बोला था उस दिन जब बात हुई थी। अब नहीं की होगी सॉल्व, इसका मतलब पूछ रहे हो तुम। सर आपने जे को बोला था कि सी अरे बेटा 17-18। क्या सुनते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है क्या? मैंने दोनों बैचेस को बोला था ना ये करने के लिए। Yes sir. 17 बहुत टफ है, तो होने दो ना, वो डीपीपी तो टफ है, इसीलिए तो उसके लिए सेशन लगवा रहा हूँ मैं अलग से, तुम सॉल्व करो उसको। डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो, इसमें टफ क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। होने दो टफ होने दो, पूछो डाउट, फिर जो भी डाउट है सारे क्लियर कर लो। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। क्योंकि लास्ट ईयर डीपीपी डिस्कस करना रह गया था, ये कोविड के चक्कर में, फिर उसके बाद स्टार्टिंग का टाइम था ऑनलाइन का, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस था, मॉड्यूल डिस्कशन डीपीपी रह गई थी, तो दिक्कत आई बाद में। अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, यूज टू हो गए ऑनलाइन के साथ, सब सही है। तो ठीक है, चलो पहले डीपीपी सॉल्व करो, बता दूंगा कब क्या होगा। जो बताया जा रहा है वो तो सुनते नहीं हो, पता नहीं कान में क्या ठूस के बैठे हुए रहते हो। ठीक है, आज ये डीपीपी डिस्कस होगी आज या कल में, और भी मान लो अगर ये हो जाती है तो सर को बोलना 19 भी डिस्कस कर दो। ठीक है, तो उनसे करवा लो अब डीपीपी डिस्कस, बोल बोल के जो भी डाउट्स है वो पूछते जाओ, सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है, चलो आज के इसमें, आज के लेक्चर इतना ही आज के लिए। तो किसी को कोई डाउट है आज के इसमें? No, sir. ठीक है, और जिनको सही में एडवांस के बारे में अभी से सोचना वो कर लेना, वो क्लास डीपीपी डिस्कशन अटेंड, वरना फिर अगर मेंस के बारे में सोच रहे हो अभी तो फिर तो क्या ही है, नहीं करते हो ऐसे, पता दिख ही जाता है वो तो कितने प्रेजेंट रहते हो उससे। ठीक है।